देख लाइव आ गया तो इस पर सर्वेभ्यो नमः देना। हेलो फोन कर दिया था इसमें। अच्छा इसको छोड़ दो, देखो इसे छोड़ दो। हेलो देखो बन जाता तो ठीक है, नहीं छोड़ो। सर्वेभ्यो नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अयि भूमित्राणि मम एतद् मोबैल् यन्त्रं नूतनं वर्तते, किञ्च सर्वं सेटिङ्ग् इत्यादिकमपि नूतनम् अस्ति। सम्प्रति प्रयोगकाले संक्रमणकाले प्रयोगदृष्ट्या अहम् अस्मि। इसमें पूरा क्लियर दिख रहा है ना? ज़्यादा ऊपर नीचे तो नहीं है? ठीक, छोड़ दो उसे, हटा दो। अयि भूमित्राणि ह्यस्तन तद्दिने गतकक्षायां ग्रहाणां पूर्वगतौ कारणम् इति अयं विषयः अस्माभिः अधीतः। किम् अध्ययनकाले एव विश्रान्तिः आगता, अवसानम् अभूत्, पुनश्च ततः आरभ्यते। तत्र इदमपि मया आभाषि यत् ग्रहाणां पूर्वगतौ वस्तुतः ग्रहेषु गतिद्वैविध्यम् अस्ति। आधुनिकं मतं यदि सम्प्रति न चिन्तयामः तर्हि ग्रहगतिषु द्वैविध्यं वर्तते। कथमिति चेत् एकं तु तावत् तेषां सूर्यादिग्रहाणां स्वस्वकक्षायां पूर्वाभिमुखगतिः, किञ्च तदतिरिच्य प्रत्यहोरात्रं प्रतिदिनं तेषां समेषां स्थितिवशात् स्वक्षितिजे दर्शनं। तर्हि तत्र कारणं किम् इति विचारिते सति तद्दिने अस्माभिः एकम् उदाहरणं प्रादायि यत् कुलालचक्रं, तदेव उदाहरणं यत् भास्कराचार्येण अभाषे, यत् कुलालचक्रभ्रमिवामगत्या यथा कीटाः, कश्चन कीटः वर्तते, असौ कीटः कुलालचक्रे अस्माभिः स्थाप्यते। कदा एकदा कुलालचक्रं यदा अस्माभिः परिवर्तितं तदा तद्दिने प्रदर्शनमपि अस्तु पश्यन्तु, अत्र तद्दिने अपि प्रदर्शनं मया अकारि इदं तदेव पुनः एकवारं सूच्यते। हम कल्पना करें कि एक अच्छा हम लोग प्रायः जो वो बच्चों की गाड़ी होती है जो चिड़ियाघर में होती है, गोल 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 ऐसे ऐसे घूमती रहती है, ठीक है। और मान लीजिए कि उसमें वो गाड़ी जिस दिशा में चल रही, जब ऐसे ऐसे घूम रही है दक्षिणावर्त, तो मान लीजिए कि ये गाड़ी इस प्रकार से घूम रही है, या अभी हाथ से बताते हैं फिर इसमें आएंगे, ठीक। अब ये गाड़ी मान लीजिए इस प्रकार से घूम रही है और इस गाड़ी में कोई व्यक्ति है जो उसी गाड़ी में अपनी ये दूसरी दिशा में चल रहा है, ठीक। ये दोनों चीज़ें संभव है।
भाई ऐसा होता है कि हम रेलगाड़ी में बैठते हैं, वो गोल गोल नहीं भी घूमती है, तो रेलगाड़ी जिस दिशा में जा रही होती है उसके विपरीत दिशा में आदमी चलता है, हम जाते हैं, लोग जाते ही हैं, दोनों गतियाँ एक साथ। तब इसमें क्या हो रहा है उसमें रेल यात्री की दो गतियाँ हो रही कि नहीं हो रही हैं? ये रिलेटिव मोशन का यही सिद्धांत है। तो ये जो दो गतियाँ होती हैं उसमें क्या हो रहा है, मान लीजिए अगर रेलगाड़ी पूर्व दिशा में चल रही है, यहाँ जयपुर से कोई गाड़ी उत्तर प्रदेश लखनऊ चल रही है, तो जयपुर से लखनऊ के लिए गाड़ी इस प्रकार से चल रही है, लेकिन उसी गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति, अगर मान लीजिए पूर्व दिशा है, इस पूर्व दिशा में गाड़ी चल रही है, तो ये जरूरी हो सकता है, संभव है कि एक व्यक्ति इस गाड़ी में पश्चिम दिशा की ओर चले, ये संभव है। तो अब यहाँ उस यात्री की दो गतियाँ हो रही हैं, एक तो पूर्व दिशा में गति जो कि बहुत तेज से है क्योंकि रेलगाड़ी की स्पीड है, रेलगाड़ी में बैठा हुआ है वो, इसलिए वो स्पीड बहुत ज़्यादा है, और दूसरी एक गति स्वयं उस यात्री की है जो कि उसके विपरीत दिशा में चल रहा है। ठीक, ये मैंने उदाहरण के लिए, चूँकि हमारे दैनिक जीवन में ये चीज़ें होती हैं इसलिए मैंने कहा। अब इसी उदाहरण को हम, जो कि एक रैखिक दिशा में चल रहे थे, रेलगाड़ी तो रैखिक दिशा में चलती है, अब हम एक काम ये करते हैं कि एक ऐसी रेलगाड़ी की कल्पना करें जो कि रैखिक में नहीं चल रही है, रेक्टिलिनियर नहीं है, सीधे सीधे नहीं जा रही है, बल्कि गोल गोल घूम रही है। ठीक, अब अगर गोल गोल घूम रही है तो उसमें भी यही स्थिति बन सकती है कि वो रेलगाड़ी दक्षिणावर्त ऐसे चले जैसे घड़ी की सुई चलती है, और हम उस गाड़ी में बैठे बैठे वामावर्त जाएं, पॉसिबिलिटी है। ऐसे में भी हमारी दो गतियां हैं, उस रेल यात्री की दो गति अभी भी है, एक जो उसकी दक्षिणावर्त गति है जो कि अत्यधिक तीव्र है, और दूसरी इसकी स्वयं की गति जो कि वामावर्त है वो कम है। ठीक, अब इस रेलगाड़ियों के उदाहरण से हम इस उदाहरण पर आ जाते हैं। ये उदाहरण किस चीज़ का है? इदम यद उदाहरणं वर्तते तत्तावत् इदम वक्तव्यं मया कि समकालिकमेव गतौ प्रवृत्ताः नक्षत्रग्रहादयः यद्यपि भवन्ति, किंच ते पश्चिमाभिमुख भ्रमणे प्रवृत्ताः भवन्ति, किन्तु प्रत्यहं ग्रहः नक्षत्रैः पराजितो भवति। प्रत्यहं। अब इसी इंसिडेंट को, इस सेलेस्टियल, इस खगोलीय घटना को कहने के लिए ये उदाहरण दिए जा रहे हैं, और इसके लिए भास्कराचार्य ने जो उदाहरण दिया है वो उन्होंने ये कुम्हार के चाक का उदाहरण दिया, और उसमें उन्होंने कहा कि एक कुम्हार का चाक है, उस कुम्हार के चाक को इस तरीके से हम घुमाते हैं, और जिस दिशा में घुमा रहे हैं ये नक्षत्र और ग्रह की गति के वैविध्य को, की विविधता को, विषमता को समझाने का एक बड़ा सुंदर दृष्टांत भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि में दिया। उन्होंने कहा कि जहाँ इन्होंने ये बोला है कि पश्चात व्रजन्तः अतिजवात नक्षत्रैः सततं ग्रहाः जीयमानाः, कि पश्चात व्रजन्तः, पश्चिमाभिमुख भ्रमणे व्रजन्तः गच्छन्तः, पश्चिमाभिमुख भ्रमणे प्रवृत्ताः सर्वेपि, नक्षत्राणि भवन्तु ग्रहाः वा भवन्तु, सर्वेपि खगोलीयपिण्डाः ये प्रवह वायौ स्थिताः वर्तन्ते ताः पश्चिमाभिमुख भ्रमणे प्रवृत्ताः। कथं, कारणं किं वर्तते? उच्यते अतिजवात इति उक्तं वर्तते कि अत्यंत वेग से पश्चिमाभिमुख भ्रमण में दोनों ही प्रवृत्त हैं। अब ये अत्यंत वेग को कपिलेश्वर कहते हैं कि प्रवाहानिल जनितातिशय वेगात, वह जो वेग है वह प्रवाह वायु से उत्पन्न वेग है। तो उस दिन भी मैंने आपसे कहा था कि भूमि के बाहर जो भूवायुरावह, आवह नामक जो वायुमंडल है, ये अपना एटमॉस्फियर, इससे ऊपर जब आप जाएंगे 12 योजन के ऊपर, तो प्रवह नामक एक एटमॉस्फियर है
that atmosphere is quite different from this atmosphere, that is the celestial atmosphere है। और इसीलिए उस चूँकि वो एटमॉस्फेयर डिफरेंट है, इसीलिए तो आपको एक डिफरेंट टाइप ऑफ आप सूट चाहिए। जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो उस सूट को पहन के जाते हैं, वरना सामान्य तरीके से नहीं चले जाते। वहाँ व्यवहार एकदम विपरीत है जो धरती पर व्यवहार है उससे। तो वह जो उसका एक नाम दिया हमारे वैज्ञानिकों ने, ऋषियों ने, और कहा कि ये प्रवाह नामक वो वायु है। और वह जो प्रवाह नामक वायु है वो ऐसे काम करती है। अब वह उस प्रवाह वायु नामक वायु का जो अंतरिक्ष में है उसका काम क्या है? वो वायु, यह जो सामान्य जो वायु है इससे बड़ी तीव्र है। और तीव्र है इसीलिए उन्होंने कहा कि अतिजवात, अत्यंत वेग से वो चलती है। अच्छा, क्या वेग है उसका? तो उसके वेग को तो नहीं बोला यहाँ पे, न तो कपिलेश्वर ने कहा इस बात को, और न ही इस बात को इन्होंने कहा। नहीं, आगे चल के इस बात को कपिलेश्वर कहते हैं। अगर कपिलेश्वर की पंक्ति हम पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक बार इस बात को कहते हैं, फिर आगे चलेंगे। देखिए, कहते हैं कि यत एतत् भचक्रम, जो ये भचक्र है, भचक्र का मतलब क्या हुआ? भस्य चक्रम भचक्रम। अब यहाँ भम जो है वो नक्षत्र, राशि, इन दोनों के लिए आता है, ठीक। तो जो राशि चक्र है, भचक्र है, तो अब इसे ही मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, ये एक ग्रह का चक्र मान लीजिए, चंद्रमा की कक्षा मान लीजिए, इसके ऊपर ये सूर्य की कक्षा मान लीजिए, इसके ऊपर गुरु की कक्षा, इस तरीके से आप कक्षाएं मानते जाइए, और सबसे अंत में शनि की कक्षा मानिए, और उससे ऊपर नक्षत्रों की कक्षा। तो ये सारा जो सिस्टम है, जो कि भूमि को केंद्र से आधार, भूमि को केंद्र मानकर और नक्षत्रों तक की जो दूरी है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको भचक्र बोलते हैं। भस्य चक्रम, भम अर्थात राशि, तो राशि है चक्रम, राशि चक्रम वा, अथवा यदि भम इति कथनेन नक्षत्र से ग्रहणं भवति चेत नक्षत्राणाम चक्रम। तो एक जो चक्र है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो संपूर्ण चक्र है, राशि चक्र, यह राशि चक्र सग्रहं भ्रमदृश्यते, ग्रहेण सहितं भ्रमदृश्यते। तदेतद् यद् भचक्रम वर्तते तत् सग्रहं, सग्रहम अर्थात ग्रहेण सहितम इति सग्रहम। तो सग्रहम इदं भचक्रम भ्रमदृश्यते तत् जगदुत्पादकेन ब्रह्मणा सृष्ट्यादौ। तो अब कह रहे हैं कि यह जो भचक्र है, जो कि सग्रह है, यानी ग्रह युक्त जो भचक्र है, भाई प्रत्येक ग्रह किसी न किसी राशि में है, इसलिए सग्रह कह रहे हैं, ग्रह युक्त इस राशि चक्र को कह रहे हैं। तो यह जो राशि चक्र है ग्रहों से युक्त, इसको वो कह रहे हैं कि जगत उत्पादकेन, जगत उत्पादक, जगत के उत्पादक, जगत उत्पादकः कहाँ वर्तते? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी इसको ब्रह्मणा सृष्ट्यादौ, सृष्टि के आरंभ में, विरचय्य, उसका निर्माण करके, हम लोगों ने शुरू में इस बात को, इसके पहले इस बात को पढ़ा था कि सृष्टि काल और कल्प काल, ये दो कालों की बात सूर्य सिद्धांतकार कर रहे हैं। और 47,400 चतुश्शताधिक सप्तचत्वारिंशत् लक्ष मितानि दिव्य वर्षाणि व्यतीतानि ब्रह्मणा तेषां समेषां भौतिक प्रपंचादीनां रचना काले, रचनार्थम। तर्हि तो ये जो उसको उन्होंने सृष्टिकाल बोला है। तो उसको उस सृष्टि करके आकाशे विरचय्य, आकाशे मेष मुखे, आकाश में उन्होंने मेष मुख में, मेष के आदि में अश्विन्यादौ निवेशितम। यह जो भचक्र है ना, इस भचक्र को उन्होंने क्या किया है कि अश्विन्यादि में निवेशित कर दिया है। अश्विनी के आदि बिंदु, चाहे उसी को उन्होंने मेष, अब देखिए यहाँ टीकाकार जो है मेष कह रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका एक मतलब जो मैं बता रहा हूँ आपको वो ये है कि ये नवीन टीका लिखी गई है। क्योंकि जब आप मेष मुख कहते हैं तो अब मेष मुख से तो पहले तो कृत्तिका में संपात हुआ करता था, है ना। लेकिन जब आप मेष मुख कहेंगे तो अब वर्तमान में अश्विनी भरणी कृत्तिका का एक चरण ये है मेष, है ना। तो अश्विन्यादि इसीलिए इन्होंने कहा है ना।
तो अश्विन्यादि कहने का मतलब क्या हुआ कि वसंत संपात, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, वसंत संपात इनके समय में अश्विनी के आदि बिंदु पर है। और आप दशांतर दशा को देखिए, तो जो दशा विंशोत्तरी दशा होती है, अन्य भी कुछ जो दशाएं हैं, उन दशाओं में गणना आप कहाँ से कर रहे हैं? हम कृत्तिका से करते हैं गणना, क्योंकि कृत्तिका आदि बिंदु है। तो खैर उसके बारे में बाद में चर्चा होगी। तब इन्होंने जब ये बोला कि हुआ क्या कि ये ऐसे, ये देखिए यहाँ मान लीजिए ये नक्षत्र कक्षा है ये, तो इस नक्षत्र कक्षा में ये अश्विनी मुखे, ऐसा इन्होंने बोला कि अश्विनी के मुख पर, और इसी जो अश्विनी मुख, इसी को इन्होंने क्या बोला कि ये संपूर्ण ये मेष राशि हो गई, है ना। और ये संपूर्ण भाई मेष राशि में दो नक्षत्र आए ना, 2.25 नक्षत्र, तो आपका अश्विनी, भरणी और कृतिका का एक चरण, ये मेष राशि हुई। यानी अगर ये अश्विनी नक्षत्र है तो आपको मेष राशि इससे बड़ी होगी। तो मान लीजिए कि यहाँ से आरंभ हो रही है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मान लीजिए ये मेष राशि है, ठीक। तो अच्छा, मेष का आदि कहेंगे, तो मेष के आदि के लिए फिर आपको ये मेष को यहाँ न कह के मेष को यहाँ कहना पड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर मैं इसे आदि बिंदु मानता हूँ तो ये मेष का आदि यहाँ पे हो जाएगा, ये पॉइंट मेष आदि हो गया, है ना। और इसी पॉइंट को क्या इन्होंने बोल दिया? अश्विन्यादि बोला, ठीक। तो ऐसे में जो ये कह रहे हैं कि सृष्टि के आरंभ में शश्वत भ्रमे विश्व सृजा नियुक्ते तदन, ऐसा भास्कराचार्य भी कहते हैं कि विश्व सृजा ब्रह्मणा शश्वत भ्रमण में लगातार कंटिन्यूअस रिवोल्यूशन में उन्होंने उसको स्थापित कर दिया, इस सारे सिस्टम को, सोलर सिस्टम को। और कहाँ किया इसको? तो मेष के आदि में या अश्विनी के आदि में, जो कह रहे हैं यही बात भास्कराचार्य भी कहते हैं। तो यत्र एतद् भचक्रम आकाशे निवेशितम तत्र नित्यम प्रत्यक गति प्रवहो नाम वायु। तो अब ये अच्छा, फिर हुआ क्या कि मेष के आदि में या अश्विनी के आदि में ये सभी ग्रह हैं। ये आपका मान लीजिए गुरु है, इसके ऊपर शनि हो गया, इधर ये मैंने कहा था ये सूर्य मान लीजिए, ये चंद्रमा मान लीजिए। तो इन सब को उन्होंने क्या किया कि सब को एकदम प्रारंभिक बिंदु पर, इनिशियल पॉइंट पर खड़ा कर दिया कि हाँ अब सब दौड़ना स्टार्ट करो, सब चलना आरंभ करो। तो इसके लिए एक तो आरंभिक रेखा होगी ना, तो ये आरंभिक रेखा क्या मान ली? आरंभिक रेखा मान ली मेष का आदि बिंदु, जिसे कि ये टीकाकार अश्विनी का आदि बिंदु कह रहे हैं। तो आदि बिंदु से अब ये सब के सब अपने अपने कक्षा में, चंद्रमा अपनी कक्षा में, सूर्य अपनी कक्षा में, ये मान लीजिए शनि है तो शनि अपनी कक्षा में, या गुरु है तो गुरु अपनी कक्षा में, सब अपनी अपनी कक्षाओं में मेष के आदि बिंदु से सृष्टि के आरंभ से चलना आरंभ कर रहे हैं, ठीक। तब अब हुआ, अब देखिए, ये जो मैंने भ्रमण की दिशा दिखाई है आपको, ये भ्रमण की दिशा पूर्व दिशा है ना। ये चंद्रमा पूर्व में, रवि भी पूर्व में, गुरु शनि ये सब पूर्व में ऐसे ऐसे भ्रमण कर रहे हैं। और इनका ये जो भ्रमण है ये अपनी अपनी कक्षा में अपनी अपनी गतियों से कर रहे हैं, ठीक। तो तब लेकिन वहाँ उन्होंने ये कहा कि ये तो अपनी अपनी कक्षा में अपनी अपनी गति से पूर्वाभिमुख भ्रमण में ये ग्रह लगे हुए हैं, लेकिन एक कॉमन, एक इन सब में जो है समान एक गति है, जो कि यूँ कहें कि वो प्रवाह नामक वायु इन सबको ढकेल रही है। जो मैंने कहा कि प्रवाह नामक वायु में ये सब के सब हैं, तो प्रवाह नामक वायु में होने से प्रवाह जिस ऐसे जगह पे हैं, जैसे कि हम मान लीजिए बाढ़ आती है तो एक भंवर बन जाती है, उसमें ऐसे ऐसे सब, जैसे अभी तक तो जब तक वहाँ नहीं पहुँचे तब तक तो अपनी अपनी गति से हैं, लेकिन जैसे ही उस भंवर में गए, समुद्र में भंवर हो चाहे नदी में हो या बाढ़ में हो, तो ऐसे ऐसे घूमने लगते हैं कस के। आप अपनी गति से नहीं घूमते, वो अपने आप ऑटोमेटिकली आपको वो एक इतना तेज से वो फोर्स है कि आपको घुमा देता है। यही फोर्स, इसी फोर्स का नाम उन्होंने प्रवाह वायु दिया है। और यह जो प्रवाह वायु है ये क्या करती है कि सभी ग्रहों को घुमाती है। और कैसे घुमाती है
कि यहाँ से उठाएगी, ये सब अपनी अपनी कक्षा में तो चलेंगे, लेकिन यहाँ से उठाएगी और इनको घुमा के ऐसे घुमाते घुमाते यहाँ ले आ देगी 24 घंटे में। यानी ये सारा का सारा सिस्टम ही घूम जाएगा, ये सब सिस्टम यहाँ से ऐसे घूमते 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 24 घंटे में ये यहाँ हो जाएगा। ठीक, ये इस प्रकार का प्रवाह वायु का सिस्टम है। ये प्रवाह वायु के सिस्टम की आवश्यकता क्यों पड़ी उस दिन में मैंने बोला था, उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। तब देखिए, अब इसको आगे पढ़ते हैं। यत्र एतद् भचक्रम आकाशे निवेशितम तत्र नित्यम प्रत्यक गति प्रवहो नाम वायु। जहाँ पे ये भचक्र सारा का सारा राशि मंडल ग्रहों के साथ वाला रखा, वहाँ पे प्रवाह नामक वायु थी, जो नित्यम प्रत्यक गति, जो नित्य कंटिन्यूअसली प्रत्यक गति है। प्रत्यक गति यानी कि पश्चिमाभिमुख, अगर ये पूर्व दिशा मानते हैं, ये पश्चिम दिशा मानते हैं, तो वो सिस्टम ऐसा है, वो क्षेत्र, ये वो टेरिटरी ऐसी है सेलेस्टियल खगोलीय, कि जहाँ पे हमेशा ऐसे 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 ये प्रवाह नामक वायु चल के द्वारा ये जो भी वहाँ जाएगा ऑब्जेक्ट, वो सब ऐसे ऐसे घूमता रहेगा। तो प्रत्यक गति प्रवाह नाम वायु। तेन प्रवाहानिलेन प्रेरितम सखेचरम भचक्रम प्रत्यक भ्रमणे प्रवृत्तम, कि उस प्रवाह वायु से प्रेरित सखेचरम भचक्रम, खेचर से युक्त जो भचक्र है, संपूर्ण भचक्र क्या हो रहा है, प्रत्यक भ्रमणे प्रवृत्तम, प्रत्यक भ्रमण में प्रवृत्त हो गया। ठीक, इत्यतः ग्रहाणाम प्रवाह जनिता प्रत्यक गति ही। इस प्रकार से ग्रहों की प्रवाह जनिता एक प्रत्यक गति है, प्रवाह से उत्पन्न, प्रवाह वायु से उत्पन्न है वह गति, उनकी स्वाभाविक गति नहीं है वो। सातु अतिशीघ्रा गति, अब वो गति अत्यंत शीघ्र है। कितनी शीघ्र है, अभी अतिजवेन तो लिखा श्लोक में, लेकिन टीकाकार उसको कह रहे हैं सातु अतिशीघ्रा गति ही यतः एकेन अहोरात्रेण भमंडलस्य परिभ्रमणम जायते। वो जो प्रवाहानिल जनितातिशय वेग है, तत्तु तावान वेगः वर्तते यद एकेन अहोरात्रेण संपूर्णस्य भचक्रस्य एकम परिभ्रमणम जायते। संपूर्ण भचक्र का एक रिवोल्यूशन हो जाता है 24 घंटे के भीतर। ठीक, तो अथ तया अतिशीघ्र गत्या नक्षत्रैः सह प्रत्यंगमुखम गच्छन्तो ग्रहाः, उस अतिशीघ्र गति से नक्षत्रों के साथ प्रत्यंगमुख में पश्चिमाभिमुख भ्रमण में गच्छन्तः गए हुए जो ग्रह हैं, स्व कक्षासु तुल्यमेव, अपनी अपनी कक्षाओं में तुल्य ही नक्षत्रापेक्षया पूर्व दिशि लंबिताः भवन्ति, नक्षत्र की अपेक्षा पूर्व दिशा में लंबित हो जाते हैं, पूर्व दिशा में लटक जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। ये इसका अर्थ हुआ। तो इसी बात को उन्होंने भास्कराचार्य ने कीट के उदाहरण से समझाया, जिसको मैं आपसे कह रहा था। तो अब एक बार वो नक्षत्र की बात कर लेते हैं, फिर कीट की बात करेंगे, फिर हम उस पर आ जाएंगे। तो हुआ ये कि ये अश्विनी नक्षत्र है, यहाँ से अश्विनी नक्षत्र का आरंभ है। मान लीजिए ये हम ग्रह ले लेते हैं, चंद्रमा ले लेते हैं, यहाँ इसको हम चंद्रमा नाम दे देते हैं। अब हुआ क्या कि चंद्रमा अपनी गति से तो पूर्व दिशा में ये एक दिन में कितना चलता है, 13 अंश, पहले भी हमने ये बात कही थी। तो मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचा चंद्रमा, ये 13 अंश, ठीक, एक दिन में ये गति किया। तो जितने देर में चंद्रमा ऐसे 13 अंश चल के यहाँ पहुँचेगा, उतने देर में ये सारा सिस्टम घूम जाएगा और फिर यहाँ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो वो जो सिस्टम का जो मूवमेंट हुआ वो प्रवाह वायु के पर आधारित हुआ। तब इसका मतलब ये हुआ कि यह जो अश्विनी का आदि बिंदु है और चंद्रमा जहाँ पे है, ये एक साथ ये सब घुमाए गए और फिर यहाँ आ गए। तो अश्विनी तो चूंकि नक्षत्र है, नक्षत्र के बारे में क्या कहा है कि वह आकाशीय खंड है, तो आकाशीय खंड होने की वजह से वह उसमें तो खंड में तो गति होगी नहीं, इसलिए वो तो यहीं रहेगा, अश्विनी नक्षत्र फिर यहीं रहेगा आदि बिंदु। लेकिन जितने देर में जब ये अश्विनी नक्षत्र आप यहाँ देखेंगे ना, तो अब उस समय ये चंद्रमा यहाँ आपको नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि वही बात है, चंद्रमा की अपनी गति है और चंद्रमा अपनी गति से 13 अंश यहाँ जा चुका है। जितने 24 घंटे में एक अहोरात्र में जो ये भचक्र का एक चक्कर लगा, उतने देर में चंद्रमा अपनी कक्षा में 13 अंश चल चुका है। इसलिए जब आपको कल मान लीजिए, अब हम जब चंद्रमा की बात कर रहे हैं तो अश्विनी की बात, तो हम रात में बात करें। मान लीजिए हमको 8 बजे यहाँ अश्विनी नक्षत्र और चंद्रमा दोनों एक सीध में दिखे, फिर अगले दिन हम देखेंगे तो 8 बजे ये अश्विनी नक्षत्र तो दिख जाएगा, लेकिन चंद्रमा वहाँ नहीं दिखेगा 8 बजे। क्यों?
क्योंकि चंद्रमा तो पूर्व दिशा में लंबित हो चुका है, ठीक है ना। तो यही लंबित होने के कारण क्या हुआ ये कि आज कल जो रात में 8 बजे आपने इन दोनों को एक साथ देखा था, आज रात में 8 बजे आपको अश्विनी तो दिख गया, लेकिन चंद्रमा नहीं दिखा। चंद्रमा कुछ देर में दिखा है। मान लीजिए चंद्रमा 8:10। कीट के उदाहरण से कहूँ तो कहीं पृष्ठ पेषण ना हो जाए, मैं ये सोच रहा हूँ, लेकिन एक बार उसको भी कह देते हैं। हालांकि बात नक्षत्र के माध्यम से क्लियर हो रही है, लेकिन जो उस दिन हमने उदाहरण लिया था वो यही उदाहरण लिया था कि मान लीजिए ये कुलाल का चक्र है, इस कुलाल के चक्र में ये कुलाल के चक्र में ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट को आप नक्षत्र कह लीजिए, अश्विनी आदि, इस पॉइंट का नाम ही दे दीजिए अश्विनी। आप नाम ले लीजिए इसका एक नाम तो रखना है, मैंने इसका नाम अश्विनी रख दिया। और इस पॉइंट का और ये यहाँ पे एक चींटी है, चींटी का नाम च कर लीजिए। तो च चींटी, अब ये जब कुलाल का चक्र इस प्रकार से आपने घुमाया है, तो घुमाने से क्या हुआ कि ये मान लीजिए ये कुलाल चक्र घूम के 5 मिनट में या 1 मिनट, मान लीजिए 5 मिनट तो कुछ ज़्यादा स्लो हो गया, 1 मिनट में ये घूम के फिर यहाँ पे आ जाता है। तो इस खंभे पर यह जो ये यहाँ कोई आकृति बनी हुई है, इस आकृति के सामने ये अश्विनी पॉइंट आ जाता है अश्विनी का। तो ये घूमा और मान लीजिए 8 बजे आपने घुमाया, तो 8 बजे घुमाया तो 8:01 पे ये पॉइंट जो है इस चक्र का, कुम्हार के चाक का, ये इस चित्र के सामने आ जाएगा। लेकिन उतने देर में ये जो चींटी है जिसको आपने ऐसे रखा हुआ है, इस दिशा में रखा कि ये उल्टी दिशा में चले, तो उतने देर में चींटी मूव करके, गति करके यहाँ पहुँच चुकी है। तो अब 8:01 पे वो चींटी यहाँ नहीं दिखेगी, बल्कि चींटी तो यहाँ है। तो अब जब ये हिस्सा फिर जब ऊपर आएगा तब चींटी दिखेगी। अब वो 8:01 हो जाए या 2 सेकंड हो जाए, जितना भी, तो 5 सेकंड या 2 सेकंड से लेट हो गए ना चींटी। यही बात इन्होंने नक्षत्रों और ग्रहों के चक्कर को बताया है। अब इससे 2 बातें जो हमने उस दिन भी कही थी निकाली। पहली बात तो ये कि उनको ये बात पता थी ऋषियों को कि जब ग्रह अपनी अपनी कक्षा में अपनी अपनी गति से चल रहे हैं और उनकी एक सीमा है, और सबसे अत्यधिकः शीघ्रगतिकः वर्तते चंद्रः, असौ चंद्रः एकस्मिन् दिने 13 अंशात्मिकां गतिं करोति, तर्हि अस्य चंद्रस्य प्रत्येकं क्षेत्रे भुवि कथं सर्वेभ्यः दर्शनं स्यात्। तदर्थं तु सर्वे कथं तं चंद्रं पश्यन्ति। यदि असौ चंद्रः केवलं 13 अंशात्मकं गतिं कुर्यात्, अनेन गतिना तु प्रत्येकस्मिन् कृते भुवि चंद्रस्य दर्शनं न जातु न संभवति। अस्यां स्थितौ तैः इयम् अवधारणा व्यधायि यत् तत् क्षेत्रं यस्मिन् एते खगोलीय पिंडाः सन्ति तत्र प्रवह नामकः वायुः प्रवहति, तेन वायुना प्रेरिताः एते सर्वेपि खगोलीय पिंडाः 24 होरात्मके काले एकं परिभ्रमणं कुर्वन्ति, पश्चिमाभिमुखं भ्रमणं कुर्वन्ति। अनेन जब एक बार पश्चिमाभिमुख भ्रमण में करेंगे तो मान लीजिए ये पृथ्वी है, अब इस पृथ्वी पर इस जगह आप हैं, तो आपको भी चंद्रमा दिख गया, और जब ये सारा सिस्टम घूम जाएगा, ऐसे घूमेगा, तो 12 घंटे बाद यहाँ पर इस व्यक्ति को भी दिख जाएगा। अभी आपको चंद्रमा दिख रहा है, 12 घंटे बाद इस सिस्टम के घूमने से यहाँ जो व्यक्ति है इसको भी दिख जाएगा, 18 घंटे बाद इसको भी दिख जाएगा, 6 घंटे बाद यहाँ दिखेगा। ठीक बात समझ में आ रही है ना। चंद्रमा जो कि आपको दिख रहा था, अब देखिए ये 13 अंशी गति कर रहा है अपनी कक्षा में, लेकिन अब दिखना सबको है, इस पृथ्वी पर रहने वाले। तो उसके लिए आपको जितने बजे दिखा, 8 बजे दिखा, तो 6 घंटे बाद इस व्यक्ति को दिख जाएगा, यहाँ पर रहने वाले को। इससे 6 घंटे बाद यानी 8 बजे से 12 घंटे बाद, यानी जब आपका दिन का 8 बजेगा तब यहाँ रात के 8 में इस व्यक्ति को चंद्रमा दिख जाएगा। और फिर 8 से 14 यानी कि जब आपके रात्रि के 2 बजेंगे तब इनको दिख जाएगा। ठीक है, तो आपके दोपहर के 2 बजेंगे तब इस व्यक्ति को रात में चंद्रमा दिखेगा। तो ये एक व्यवस्था है जिससे कि प्रत्येक ग्रह का सबको दर्शन हो जाए। इसी व्यवस्था के लिए, अच्छा अब इस व्यवस्था की काट जो नया सिस्टम है
नया सिद्धांत है वो क्या करता है, वो कहता है कि नहीं, इस सबको घुमाने की बजाय, अच्छा प्राचीन में क्या था कि ये भू केंद्रिक सभी ग्रह की गति है, और ये जो पृथ्वी है, दिस अर्थ इज स्टेशनरी, ये स्थिर है, और बाकी सब इसके चारों ओर घूम रहे हैं। ठीक, नया जो सिद्धांत है वो क्या कहता है कि नहीं, दोनों में गतियां हैं, ये पृथ्वी भी घूम रही है और ये ग्रह भी घूम रहे हैं। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर जो उसका एक्सियल रोटेशन है, ये धरती है, तो ये धरती ऐसे ये उत्तर ध्रुव मान लीजिए, ये दक्षिण ध्रुव मान लीजिए, तो ये धरती ही 24 घंटे में ऐसे घूम जाती है, ऐसे घूम जाती है, ऐसे। तो ऐसे घूमेगी धरती, तो 24 घंटे में सबके दर्शन वैसे हो जाएंगे, प्रवाह वायु का सिस्टम नहीं रहेगा। तो खैर ये दोनों सिस्टम चलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, इसी बात को इन्होंने उदाहरण से फिर आगे कहा, जो मैंने बोला कि यथा ही एकस्मिन् प्रातः काले कोऽपि ग्रहः येन नक्षत्रेण सह उदितः दृष्टः स ग्रहः द्वितीये प्रातः काले तन्नक्षत्रात् पूर्वदिशि अधोलंबितः दृश्यते। कि एक प्रातः काल को यदि कोई ग्रह जिस नक्षत्र के साथ उदित, अब प्रातः काल उन्होंने ले लिया है तो एकदम प्रातः काल का मतलब सुबह की संध्या, प्रातः संध्या की बात कर रहे हैं, जब कुछ तारक दिखाई दें, वरना तो कैसे संभव है। तो मान लीजिए कोई ग्रह उस समय दिख रहा है, अब सूर्य के समीप कौन सा ग्रह रहेगा, बुध रहेगा, शुक्र रहेगा, तो कल्पना कर लेते हैं कि शुक्र हमको दिख रहा है प्रातः काल में, और किसी नक्षत्र के साथ में दिख रहा है वो। तो ये न नक्षत्रेण सह उदितः दृष्टः स ग्रहः द्वितीये दिने, दूसरे दिन प्रातः काल में तन नक्षत्रात्, उस नक्षत्र से पूर्व दिशा में, अधोलंबितः, वो जो ग्रह है वो अधो पूर्व दिशा में, ये पूर्व दिशा मानते हैं, ये पश्चिम दिशा मानते हैं, और आप इस तरीके से कि सोचते हैं कि इस तरीके से ग्रह उदित होते हैं, तो होगा क्या कि वो ये आपका पूर्व क्षितिज है, तो इस पूर्व क्षितिज पे मान लीजिए प्रातः काल में, प्रातः संध्या में मान लीजिए यहाँ शुक्र है और एक अश्विनी नक्षत्र भी है, तो प्रातः काल में 4:30 बजे वो आपको शुक्र भी दिखा और नक्षत्र भी दिखा, लेकिन दूसरे दिन जो है नक्षत्र 4:30 बजे दिख जाएगा, लेकिन शुक्र, ये पूर्व दिशा है ना, तो पूर्व दिशा में शुक्र अभी नीचे चला गया, क्योंकि शुक्र की अपनी गति है, उससे वो नीचे जाएगा ही जाएगा। तो शुक्र जो है पूर्व दिशा में थोड़ा नीचे जा चुका है, तो वो शुक्र उतने 4:30 बजे अब फिर नहीं दिखेगा। अब वो जब ये फिर सिस्टम ऐसे होगा, यानी कि प्रवाह वायु से ऊपर लाएगी, या दूसरे शब्दों में कहिए तो धरती घूमेगी, अभी आप प्रवाह वायु से रखिए नहीं तो कन्फ्यूजन होगा, तो ये जब प्रवाह वायु फिर इसको ऊपर ले आएगी तब दर्शन होगा। ठीक, तो वही बात कह रहे हैं कि तन नक्षत्रात् पूर्व दिशि अधोलंबितः दृश्यते, अर्थात द्वितीय दिने नक्षत्रस्य उदयानंतरम ग्रहोदयः भवति। एक बार नक्षत्र का जब उदय हो गया उसके बाद ग्रह का उदय होगा। एवं कस्मिंश्चित् दिने अश्विनी नक्षत्रे दृष्टश्चंद्रः। अच्छा, अब इसी देखिए, अब इन्होंने अब इसी बात को जो कि प्रातः काल कहा था, फिर उन्होंने कहा कि इसको व्यावहारिक रूप से उसको और सुधारा, और कपिलेश्वर जी ने, और अब उदाहरण लिया है तो रात का लिया है कि एवं कस्मिंश्चित् दिने अश्विनी नक्षत्रे दृष्टश्चंद्रः, किसी दिन अश्विनी नक्षत्र के साथ दिखा हुआ चंद्रमा, द्वितीय दिने तत्समये भरण्याम दृश्यते। अब ये एक बड़ा व्यावहारिक उदाहरण हो गया कि भाई भाई आप पंचांग में देखेंगे, एक दिन अश्विनी नक्षत्र देखेंगे, दूसरे दिन भरणी नक्षत्र देखेंगे, तो भरणी नक्षत्र पंचांग में लिखा हुआ तो उसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि उस दिन चंद्रमा तद्दिने चंद्रः भरण्याम वर्तते, भरणी नक्षत्रे अस्ति तदेव खलु। तो इस उदाहरण को उन्होंने लिया कि एक दिन अश्विनी नक्षत्र में दिखा हुआ चंद्रमा, दूसरे दिन भरण्याम दृश्यते। तो अब ये जो अश्विनी नक्षत्र में है, अब चंद्रमा दिख रहा है, अश्विनी में दिखा, दूसरे दिन चंद्रमा यहाँ से मान लीजिए भरणी स्टार्ट हो गई, यहाँ से यहाँ तक अश्विनी मान लीजिए ये, अब ये दूसरे दिन भरणी में दिख रहा है चंद्रमा। तो वही बात कह रहे हैं वो, क्यों? क्योंकि पूर्व दिशा में लंबित हो चुका है, इसलिए वो भरणी में दिखेगा। तो भरण्याम दृश्यते इति तत्र न क्षरति न गच्छति इति नक्षत्रम इति नक्षत्र शब्द व्युत्पत्त्या नक्षत्राणाम गतेः अभावात्। भाई नक्षत्र की व्युत्पत्ति क्या उन्होंने बताई एटिमोलॉजी इसकी कि जो जिसमें गति नहीं है, तो गति नहीं है तो वो नक्षत्र हो गया। इसलिए मैं सीधे सीधे कहता हूँ कि आप नक्षत्र को आकाश का एक खंड मानिए। अगर आप आकाश जो चक्र है, इस चक्र को 27 टुकड़ों में मैं बांट दूं तो एक टुकड़ा एक नक्षत्र हो गया। तो अब टुकड़ा तो कहाँ गति करेगा? टुकड़ा तो टुकड़ा है ना, वो तो कैसे गति करेगा? तो
इसीलिए कहा उन्होंने कि नक्षत्राणाम गते है अभावात पूर्व पूर्व क्रमेण निवेशाच ग्रहाणाम, और ग्रह जो है बार बार पूर्व दिशा में चलते हैं, स्वतः पूर्वागति सिद्धि, इससे ग्रह की स्वतः पूर्वागति सिद्ध हो रही। किससे? पहले दिन जो अश्विनी में दिखा था चंद्रमा, वो दूसरे दिन भरणी में दिख रहा है। अगर उसकी पूर्व गति नहीं होती, पहली बात उसमें गति नहीं होती तो वो अश्विनी दिखता। दूसरी बात, पूर्व गति क्यों, पश्चिम गति क्यों नहीं है? पश्चिम गति अगर होती तो वो अश्विनी की बजाय किस में दिखता? रेवती में दिखता। तो वो रेवती में भी नहीं दिख रहा है, वो किधर दिख रहा है? वो भरणी में दिख रहा है। इसलिए आपको क्या कहना पड़ेगा कि ग्रह की पूर्व गति है। उस दिन मैंने एक और उदाहरण आप लोगों को बताया था इस बात को, जो कि अश्विनी भरणी से तो ना समझ में आए, लेकिन मैंने उस दिन भी आपसे कही थी ये बात कि आप चंद्रमा की कलाओं को देखिए प्रतिदिन। जब आप देखेंगे तो आप देखिए कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी का चंद्रमा जो आपको रात के 9-10 बजे एकदम खमध्य में दिखाई देगा, तो पूर्णिमा का चंद्रमा आपको पूर्व क्षितिज के पूर्व दिशा में के आकाश में दिखाई देगा। तो इसका मतलब पूर्व की ओर चंद्रमा गति कर रहा है, बहुत ही सामान्य बात है। तो उस तरीके से भी समझ सकते हैं। अब आगे की बात जो है उस पर हम बात करते हैं। अब हम आ जाते हैं, कुछ ज़्यादा व्याख्या हो गई। अच्छा, एक अब इन्होंने बोला कि तुल्यमेव स्वमार्गगाः, कि जो ये ग्रहाः सन्ति खलु, ते ग्रहाः स्वस्वकक्षायां तुल्यमेव गच्छन्ति स्वमार्गगाः, स्वमार्गे स्वकक्षायां गाः गताः गच्छन्तः हैं, अतः स्वकक्षायां परिभ्रमन्तः ग्रहाः इति स्वमार्गगाः तुल्यमेव भ्रमन्ति, तुल्य ही चलते हैं एकदम। अब तुल्य का मतलब क्या है, इसको मैं सीधे यहीं से उठा लेता हूँ। अब देखिए ये कह रहे हैं, साचा इयम पूर्वा गति स्वस्व कक्षासु योजन माने नैव समा, ये इसका इन्होंने समा, जिसको भास्कराचार्य क्या कह रहे हैं, समागतिस्तु योजनै नव सदाम सदा भवेत, कलादि कल्पनावशात, उनकी गति कलादि कल्पनावशात उनकी गति भिन्न हो जाती है। और समागतिस्तु योजन ही नभः सदाम सदा भवेत। नभः सदाम, नभसी सत विद्यमानः, तो नभसी विद्यमानः यह सह नभस्सद अर्थात ग्रह, और बहुवचन में नभस्सदः, षष्ठी बहुवचन में नभस्सदाम, यानी ग्रहाणाम आकाशे विद्यमानानाम। तो ग्रहाणाम नभस्सदाम योजनैहि, योजन माने न गतिस्तु समा भवति, योजन मान से जो उनकी गति है वो समान होती है। भवेत, ऐसा कह रहे हैं। इसी बात को, किस बात को पुष्ट की, भास्कर के वचन से पुष्ट कर रहे हैं कपिलेश्वर, किसको, जो उन्होंने तुल्यमेव स्वमार्गगाः कहा ना, इस बात को। ठीक, तो अब इसमें इसको आगे पढ़ते हैं, फिर आगे बात स्पष्ट होगी। कहते हैं कि यतो ही सर्व एव ग्रहाः कल्पे, अच्छा अब इसका कारण क्या है, अब इसके कारण को बोलते हैं। वो कहते हैं कि सभी ग्रह एक सर्वे एव ग्रहाः कल्पे ख कक्षा योजनमेव भ्रमन्ति। भाई समागति कहने के पीछे कोई कारण होगा, कुछ रीजन होगा, तो उन्होंने बोला हाँ है, कारण है। कारण क्या है कि सभी ग्रह कल्पे, एकस्मिन् कल्पे ख कक्षा योजनमेव भ्रमन्ति, एक कल्प में, कल्प तो अब एक नियत अवधि हो गई आपकी कि 1000 महायुग, 1000 महायुग के बाद सबका समाप्त हो जाना है, सब अव्यक्त में लीन हो जाना है। तो वो कह रहे हैं कि एक कल्प में, जो एक ये गिवन टाइम है एक कल्प का, इस एक कल्प में ख कक्षा योजन चलते हैं प्रत्येक ग्रह। ख कक्षा योजन का क्या मतलब हुआ? ख का मतलब हुआ आकाश या अंतरिक्ष कह लीजिए। तो इनका ये कहना है कि अब देखिए ये बड़े गंभीर गंभीर बातें हैं जो कि बड़ा चिंतन में डालती हैं मनुष्य को, और इससे ग्रहों की गति में भी जो आजकल कई सिद्धांत अभी एस्ट्रोफिजिक्स में चल रहे हैं, इस बारे में बाद में बात करेंगे कभी अलग से, लेकिन अभी मैं इस पे आता हूँ, प्रकृति पर चलते हैं हम। तो वो ये कह रहे हैं ना कि प्रत्येक ग्रह एक कल्प में कितना चलता है, तो वो कह रहे हैं कि जितना इस अंतरिक्ष
का मान है ना उतना चलते हैं। ये अंतरिक्ष की जितना मान है उतना, तो अब अंतरिक्ष का कितना मान है उसको भी भास्कराचार्य ने बोला है, तद ब्रह्मा आया है कोटिघ्नैर नखनंद षट्कभू, कोटिघ्नैर नखनंद षट्कभू ऐसे करके आया है वो। आप भास्कर शिरोमणि में देखिएगा, नहीं तो कल मैं श्लोक बता दूंगा। तो खैर वो जो भी मान है, मैं तो कहता हूँ कि एक आप उदाहरण लीजिए ना, उदाहरण लीजिए ये कि मान लीजिए 1 अरब योजन, और योजन को भी अभी आप किलोमीटर ले लीजिए, कि 1 अरब किलोमीटर मान लीजिए इस अंतरिक्ष का मान है। तो कह रहे हैं कि प्रत्येक ग्रह, अगर इस अंतरिक्ष का मान 1 अरब किलोमीटर है तो प्रत्येक ग्रह एक कल्प में 1 अरब किलोमीटर चलेगा। ठीक, तो जब 1 अरब किलोमीटर प्रत्येक ग्रह चलेगा एक कल्प में, और एक कल्प का मान लीजिए 1 अरब वर्ष है, उदाहरण लीजिए, तो 1 अरब वर्ष में 1 अरब किलोमीटर, तो एक वर्ष में कितना, एक वर्ष में 1 किलोमीटर। ठीक है ना। ये सबका आया कि नहीं आया? ये तो जब इन्होंने ये कह दिया कि कल्पे ग्रह क्रामति योजनानि, कि सभी ग्रह एक कल्प में ख कक्षा योजन ही चलते हैं। कितना चलते हैं? जितना अंतरिक्ष का मान है उतना चलते हैं वो। तो अंतरिक्ष का मान जितना भी है, मैं कहता हूं कि 1 अरब योजन मान लो, तो या 1 अरब किलोमीटर मान लो, तो 1 अरब किलोमीटर अगर हम मान लेते हैं, एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, हालांकि 1 अरब किलोमीटर नहीं है, बहुत ज़्यादा किलोमीटर अगर मान लें, और 1 अरब वर्ष मान लीजिए एक कल्प में लगते हैं, तो मैं इसको चाल बराबर दूरी बटा समय, ये एक सूत्र है ना, गणित का एक सामान्य सूत्र है जिसके बारे में हम लोग बातें करते हैं। थोड़ा सा ये कैमरा शायद खिसक गया है, तो अच्छा अब देखिए, ये चाल बराबर दूरी बटे समय को मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए, इसको पूरा हटा दूँ क्या? अब ये पूरा हटा देना चाहिए, जब तक चींटी रहेगी तब तक गति भी चींटी वाली रहेगी, है ना। तो अब हम ले लेते हैं, मैंने आपसे बोला कि चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक, चाल का मतलब क्या हुआ? स्पीड। तो स्पीड डिपेंड्स इज इक्विवेलेंट टू डिस्टेंस, टाइम अपॉन डिस्टेंस। ये हो गया डिस्टेंस और ये हो गया टाइम। दूरी कितनी है? ख कक्षा। ख कक्षा का मतलब ये पहले लिख लेते हैं, ख कक्षा। और टाइम कितना है? कल्प। तो अगर हम कल्प से ख कक्षा को भाग दे दें तो हमें प्रत्येक ग्रह की चाल के बारे में पता चल जाएगा। और इसमें ये समान आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, सबका कॉमन है। सभी ग्रह को एक कल्प चलना है, ऐसा कोई भी नहीं ग्रह नहीं है, शनि हो चाहे चंद्रमा हो, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको कल्प भर नहीं चलना हो। सभी, तो ये टाइम जो है वो बराबर है। ठीक, अच्छा, डिस्टेंस भी सबको कवर समान करना है, यानी सबको ख कक्षा योजन चलना है, तो यानी ये भी बराबर हो गया सबका, चाहे आप शनि ले लीजिए चाहे चंद्रमा ले लीजिए। तो जब दोनों, मैं इस शनि चंद्रमा क्यों लिया? क्योंकि शनि सबसे स्लो चलने वाला प्लैनेट हो गया और चंद्रमा फास्टेस्ट प्लैनेट है। अब दोनों ही प्लैनेट्स को डिस्टेंस और समान तय करना है, और टाइम दैट प्लैनेट टेक्स इज ऑल्सो सेम। तो टाइम और डिस्टेंस दोनों बराबर होने से, चाहे यहाँ चंद्रमा की गति आप कहिए और चाहे शनि की गति कहिए, बराबर आएगी। ठीक है ना। तो ये जो, तो अब इसको कितनी आएगी तो इसको एक उदाहरण से ले लेते हैं। उदाहरण हमने क्या लिया? अरे देखिए, इससे कर रहा हूँ, बेटा वो देना तो, अच्छा छोड़ दो रहने दो, इसी से कर लो, हाथ ही से कर देता हूँ, बैठो तुम। अब देखिए, यही ख कक्षा का मान कितना? मैंने कहा कि ख कक्षा का मान ग्रंथों में दे रखा है। मैं एक मान लेता हूं कि 1 अरब किलोमीटर है। ठीक, ख कक्षा की वैल्यू, यानी दूरी, जितना दूरी
प्रत्येक ग्रह को चलना है। कितने समय में चलना है? एक कल्प में चलना है। कल्प की क्या वैल्यू मान है? कल्प की वैल्यू मान लीजिए 1 अरब वर्ष। तो 1 अरब वर्ष में 1 अरब किलोमीटर सबको चलना है। तो इसलिए चाहे जहाँ पे आप चंद्रमा लिख दीजिए, शनि लिख दीजिए, सबका क्या आ जाएगा? 1 किलोमीटर पर वर्ष। यही तो हुआ ना, 1 वर्ष में 1 किलोमीटर सभी चलेंगे। ये जो गति है इसे हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मूवमेंट, रैखिक गति। रैखिक गति का क्या मतलब हुआ? जो सीधी रेखा में गति हो। तब आप कहेंगे सीधी रेखा में गति का क्या मतलब है भाई? ग्रह तो गोल गोल घूम रहे हैं, सीधी रेखा में कैसे? तो अब उसको ऐसे समझेंगे आप कि जो ये गोल है ना, इस गोल को खोल दीजिए। जो आप गोल बनाते हैं एक सूत्र से, एक सूत्र रख के ऐसे गोल बनाते हैं, आप उस सूत्र को खोल लीजिए तो वो सूत्र ऐसे हो जाएगा। इसी को चाहें तो हम गोल बना सकते हैं, इसी को ऐसे खोल सकते हैं। तो यह जो वृत्ताकार पथ है ना, इसकी भी एक रैखिक दूरी हम जान सकते हैं, क्योंकि हम क्या करेंगे कि ये जो गोल है इस गोल को खोल देंगे, पूरा ऐसे खोल के सीधे रख देंगे तो वो उसकी रैखिक दूरी भी हमको पता चल जाएगी। वही रैखिक दूरी उन्होंने योजनात्मिका बताई है। तो योजनात्मिका, तो अब उन्होंने क्या कहा? तो अच्छा, दोनों ही चीज़ें कांस्टेंट हैं आपका ये दूरी और ये समय, दोनों में से कोई भी चीज़ बदल नहीं रही। तो जब दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं बदलेगी तो जो आंसर आएगा वो भी कांस्टेंट होगा, नियत होगा, स्थिर होगा, सबके लिए एक होगा, समान होगा। ठीक है इसीलिए उन्होंने बोला कि समागतिस्तु योजनैहि नभः सदाम सदा भवेत्। कि क्या कहा कि देखिए टीका देख लीजिए कि यदि कल्पकुदिनैहि ख कक्षा योजनम, कल्पकुदिन में कुदिन मतलब कि सावन दिन, कल्प सावन दिन। सावन दिन पहले भी आ चुकी है ये बात। सावन दिन का मतलब क्या हुआ? यानी एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय के बीच का काल। सूर्योदय द्वयांतर्गतवर्ती काल है एकम सावन दिनम। एक बार सूर्योदय हुआ, फिर उसके बाद दूसरे दिन जब सूर्योदय हुआ उसके बीच का जो काल है वही सावन दिन है। तो उसी सावन दिन को कुदिन ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है ना। अब इस पोजीशन में कह पाना बड़ा मुश्किल है, मुझे अपनी चेयर को थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा। अब देखिए, तो ये उन्होंने ये कहा कि भाई एक कल्प में ये कल्प कुदिनैहि ख कक्षा योजनम तथा एकेन कुदिनेन किम। और इसको उन्होंने यही किया कि अच्छा मैं उसको करके दिखा दूं, ये कैसे उन्होंने लिखा है इसको भी देख लीजिए। ये बातें तो समझ में आ गई होंगी, लेकिन एक बार उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि कल्प कुदिनैहि यदि ख कक्षा योजनानि, ठीक, तो एकेन कुदिनेन किम, तो एक कुदिन में क्या हो जाएगा? ख कक्षा योजनानि बटे कल्प कुदिन। ठीक, वही चीज़ तो यहाँ पे है। अब जो हम वर्ष में बात कर रहे थे उसको आप दिन में बात कर लीजिए तो वो बात दिन में हो जाएगी। लेकिन फिर वही बात, क्योंकि दोनों ही चीज़ें नियत हैं इसलिए उत्तर भी नियत आएगा, सबके लिए बराबर आएगा, एक ही आएगा। इत्यनुपाते न योजनात्मिका गतिस्तु तुल्या एव ख कक्षा कल्पकुदिन मानयोः स्थैर्यात्। देखिए इन्होंने बोल दिया इस बात को कि ख कक्षा और कल्पकुदिन दोनों का ही मान चूंकि स्थिर है इसलिए वो सबके लिए तुल्य आएगा। इत्युपपन्नम। ठीक, अब तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि तुल्यमेव स्वमार्गगाः। अब आगे की बात, प्राग्गतित्वमतस्तेषां भगणैः प्रत्यहंगतिः। अब ये प्राग्गतित्वमतस्तेषां में तो पहले ही हो गया था। भगणैः प्रत्यहंगतिः परिणाहवशात् भिन्ना तद्वशात् भानि भुंजते। अब इन्होंने कहा कि उनकी जो दैनिक, लेकिन हम जो ग्रहों की दैनिक गति जो हम जानते हैं, जैसे सूर्य कोण की है, कोण मतलब वृत्ताकार आकृति की है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई आप इसमें एक अंश दो अंश नहीं बोलते हैं। आप एक अंश दो अंश किस में बोलते हैं? जब ये सर्कुलर मोशन हो, वृत्ताकार गति हो, तब वृत्ताकार गति में आप एक अंश, दो अंश, तीन अंश, चार अंश, यहाँ अंश बड़े बड़े हैं वो ऐसे समझाने के लिए कह रहा हूँ।
तो इस तरीके से फिर ये 1 अंश 2 अंश, ये 2 अंश हो गया, ये 3 अंश हो गया, इस तरीके से। तो इसका मतलब, तो मेरे कहने का मतलब ये है, जो ये बोल रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा ना कि प्रत्यहं गति ही भगणई ही, उनकी जो प्रत्यहं मतलब कि डेली जो उनकी डेली की जो गति है, प्रतिदिन की जो दैनंदिन गति जिसे आप कहते हैं, तो वो जो दैनंदिन गति है, जो डेली मोशन है उनका, प्रत्येक ग्रह का, वो भगणई ही, भगण के आधार पर है। भगण का मतलब क्या हुआ? भगण का मतलब क्या हुआ? तो भगण हो गया, भगण कहते हैं काल को। भगण एक इकाई है, काल की इकाई है, काल मापन की। तो या आप दूसरा कह सकते हैं कि भगण को दोनों ही तरीके से आप कह सकते हैं। आप इसको काल की इकाई बोल सकते हैं, आप इसको इसकी भी इकाई बोल सकते हैं, दूरी की भी इकाई, अंशात्मक दूरी की भी इकाई बोल सकते हैं। प्रसंगवशात आपको अर्थ समझना पड़ेगा। बहरहाल, तो एक भगण का मतलब क्या हुआ? एक भगण का मतलब एक रिवोल्यूशन। ग्रह यहाँ से चले और ऐसे घूमते 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 फिर यहाँ आ जाए, तो ये जो एक रिवोल्यूशन है ना, यहाँ से चले और फिर यहाँ आ गए, इसे ही भगण बोला। क्या बोला? भगण बोला। और चूंकि इसमें जो होते हैं वो 12 राशियां होती हैं इसमें, नक्षत्र चक्र में 12 राशियां होती है ना, तो अब ये 12 राशियों का है बंद। तो अब ये प्रत्येक ग्रह, कोई भी एक ग्रह है, एक मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इस तरीके से घूमते हुए फिर मेष पे आ जाएगा। तो इस तरीके से जब घूमते हुए आएगा, इसे ही हम एक भगण बोलेंगे। जैसे ही किसी भी ग्रह का मेष से आरंभ होकर फिर वो मेष में आ गया, वो आपने एक भगण बोल दिया। या किसी भी गिवन पॉइंट से ले लीजिए, जरूरी नहीं है कि मेष से ही। भगण की उपपत्ति की जब आप बात करेंगे तो किसी भी एक गिवन पॉइंट से, एक नियत बिंदु से पकड़ लीजिए। मैं कहता हूं कि नहीं, मुझे यहाँ से चाहिए, यहाँ से बताओ जी। तो यहाँ से ये बिंदु मिथुन में कहीं आ रहा है, तो यहाँ से लीजिए, मिथुन के मान लीजिए 15 अंश है यहाँ पे, तो मिथुन के 15 अंश आरंभ करके फिर मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन के 15 अंश पे जैसे ही फिर दोबारा आया, एक भगण हो जाएगा। तो ये भगण यानी कि एक परिभ्रमण बोलिए, और उसमें लगने वाले समय को भगण काल कहते हैं। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो गति है, ये कैसी गति है? ये तो वृत्ताकार गति है या कोणात्मिका गति है। ठीक, इसलिए ये गति और सीधी रेखा वाली गति में अंतर है। सीधी रेखा के लिए उन्होंने क्या बोला कि साहब सभी के सभी की योजनात्मिका गति समान है, लेकिन जो कोणात्मिका गति है, वर्तुलाकार गति है, जिसे कि वो कलात्मिका गति कह रहे हैं या अंशात्मिका गति कहिए। अंशात्मिका या कलात्मिका क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये कोण वृत्त में चल रहे हैं, तो वृत्त में जो जितना भी चलेंगे वो कुछ ना कुछ अंश चलेंगे, कुछ ना कुछ कोण बनाएंगे, और कोण बनाएंगे, उस कोण का कुछ माप होगा, 1 अंश, 2 अंश, 12 अंश, 13 अंश, जो भी है। तो वो जो गति है, उस गति को हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे वर्तुलाकार गति, और माप में बोलेंगे, इकाई में बोलेंगे तो अंशात्मिका या कलात्मिका गति आप कहेंगे। यही तो ये जो ग्रहों की जो गतियां होती हैं, जैसे हमने कहा कि सूर्य एक दिन में 1 अंश चलता है, तो ये 1 अंश क्या है? ये 1 अंश उसके कोण को बता रहा है, जहां है वहां से 1 अंश खगोलीय, 1 अंश वो खिसक गया खगोल में, आकाश में। तो ये दैनंदिन गति हो गई, जिसे कलात्मिका गति आपने कहा। ठीक है, तो अब देखिए, तो वहाँ यहाँ जो उन्होंने बोला ना कि ये जो कलात्मिका गति है, ये कलात्मिका गति सबकी भिन्न भिन्न होती है, सबकी समान नहीं होती है। सूर्य की, शनि की, चंद्रमा की रेखात्मिका गति भले समान हो जाए, यानी कि वो अपनी अपनी कक्षाओं में जितना चल रहे हैं उसको अगर हम इंच टेप में नापें या किसी भी चीज़ में मीटर से नापें, जिससे भी नापें, अगर आप रैखिक गति दूरी को नापने का जो भी आप साधन रखें, उससे अगर हम नापते हैं तो वो भले बराबर आ जाएं, लेकिन कोणीय गति उनकी सबकी भिन्न भिन्न होगी। ठीक, इसको हम आगे के पीछे जो बनाए उस उदाहरण से समझेंगे, अभी पहले इसको कह देते हैं। तो उन्होंने ये बोला कि अतः प्राच्याम अवलंबनात् तेषां ग्रहाणां प्रागगतित्वं पूर्वचारित्वं सिद्धम, कि प्राग दिशा में, पूर्व दिशा में अवलंबन से, पूर्व दिशा में लंबित होने के कारण प्रत्येक ग्रह की प्रागगतित्व सिद्ध होता है।
अथ पूर्वमुक्तं लंबन्ते तुल्यमेव स्वमार्गगाः तत्कथं ग्रहाणां भगणेषु भेदः दृश्यते। अगर ऐसा है कि तुल्य ही चलते हैं सभी ग्रह, तो ग्रहों में के भगण में भेद क्यों दिखता है? ये प्रश्न टीकाकार ने किया। कहा ना कि भगण में भेद का मतलब क्या हुआ? मैंने आपसे कहा कि भाई भगण का मतलब ये हुआ कि एक राशि से आरंभ किया फिर आ गए। तो अब देख लीजिए आप, सूर्य को एक भगण करने में 1 वर्ष लग जाता है। एक राशि में एक महीना रहेगा, तो 12 मेष में 1 महीना रहा, फिर दूसरी वृष संक्रांति लगी उसमें 1 महीना रहा, मिथुन संक्रांति लगी 1 महीना रहा, कर्क संक्रांति से कर्क में 1 महीना, इस तरीके से 12 राशियों में 12 महीने यानी 1 वर्ष सूर्य को लगेगा एक भगण कंप्लीट करने में। सूर्य का भगण काल क्या हो जाएगा? 1 वर्ष। ठीक, बात समझ में आ गई? लेकिन चंद्रमा का भगण काल तो 1 ही महीने में कंप्लीट कर लेता है, पूरा एक चक्कर लगा लेता है। तो दोनों के भगण कालों में अंतर है। एक को मेष से फिर मेष में आने में 1 साल लगे, एक को मेष से मेष में आने में 1 महीना लगा। अब दोनों ने रेखीय गति समान तय की, योजनात्मिका गति आप काउंट करेंगे तो बराबर है, लेकिन इसका जितने देर में चंद्रमा का एक भगण पूरा होगा उतने देर में तो सूर्य का एक भगण तो छोड़िए, दूर की बात है, एक भगण का 12वां हिस्सा पूरा होगा। यानी कि एक राशि वो चलेगा, जितने देर में सूर्य एक राशि चलेगा उतने देर में तो चंद्रमा पूरा एक भगण कर लेगा, एक भगण से ज्यादा कर लेगा, क्योंकि अमावस्या भी होनी है। तब ये इसका मतलब क्या हुआ कि भगण के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ग्रहों की कलात्मिका गति। अच्छा, कैसे? मैं पहले इसको एक उदाहरण से कह देता हूँ, फिर उसके बाद टीका पे आएंगे, फिर हम पीछे को देखेंगे। भाई, जब मैंने आपसे ये कहा कि सूर्य 1 महीने, चंद्रमा 1 महीने में 12 राशि का यानी एक भगण कर लेता है, तो एक भगण कर लेता है मतलब कि एक राशि में 30 अंश, एक राशि में तो 12 राशियों में 12 तिया 36, 360 अंश हो जाएंगे। ठीक, यानी 360 अंश कंप्लीट करने में चंद्रमा कितना लेता है? ये जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा की मान लीजिए चंद्रमा की कक्षा है, चंद्रमा यहाँ है, तो ये चंद्रमा ये 360 अंश कंप्लीट करने में 1 महीना लेगा। और इतना ही नहीं, वो तो आगे भी चलेगा ना, बहरहाल अभी उसको रोकते हैं। अभी तो अच्छा, जितने देर में सूर्य, उतने देर में सूर्य क्या करेगा? सूर्य यहाँ से यहाँ तक आएगा या थोड़ा पीछे ही रहेगा, दोनों बातें किए लेते हैं। मैं अब सूर्य से समझ लीजिए, सूर्य जितने देर में यहाँ से मेष राशि, ये मेष मान लीजिए, मेष का आरंभ, ये वृष का आरंभ, ये पॉइंट, तो ये 30 अंश हो गया बीच में। तो जितने देर में सूर्य 30 अंश चलेगा, 30 अंश 1 महीने में चला सूर्य, यानी 30 दिन में 30 अंश, तो 30 दिन में सूर्य का कितनी गति हुई? सूर्य की गति देख लीजिए आप, सूर्य गति जो अंशात्मिका गति है, ये हो जाएगी 30 दिन में 30 अंश। ठीक, और चंद्रमा की गति कितनी होगी? चंद्र गति 30 दिन में वो ये 360 तो चलेगा ही, 360 ही चलेगा, और 360 के साथ ये 30 और चलेगा, यानी यहाँ आ जाएगा, यानी 360 + 30 यानी 390। तो चंद्रमा 30 दिन में कितना चल रहा है? चंद्रमा 30 दिन में 390 अंश चल रहा है। अब आप निकाल लीजिए सीधे, इसका 30 दिन में 30 अंश, तो 1 दिन में 1 अंश। ठीक है, 1 दिन में 1 अंश पर डे, यही ना इसकी गति हो गई। अब देखिए, ये जो गति है ना, ये कोणीय गति है, कलात्मिका गति है, इसकी 1 अंश पर डे है। इसकी कितनी है? 1 अंश, तो 13 तिया 39। अब देख लीजिए इसका कितना हो जाएगा? 13 अंश पर डे। ठीक, सेम दिन 24 घंटे, इसी कल्प एक को दिन में ये 1 अंश चल रहा है, ये 13 अंश चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जितने देर में यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे उतने देर में ये 13 अंश पहुँच जाएगा, यहाँ कहीं पहुँच जाएगा, 13 अंश चल लेगा चंद्रमा। ठीक है ना? यही भगण के आधार पर कलात्मिका गति है, और यही कलात्मिका गति अंतर उत्पन्न करती है ग्रहों में, ग्रहों की गतियों में। और इसी कलात्मिका गति से ग्रह अपनी कक्षा में भ्रमण को पूरा करते हैं, उसी भ्रमण को हम भगण कहते हैं। इसीलिए सबके भगण काल भिन्न भिन्न है। ठीक,
अब इस बात को आगे इससे समझ लेते हैं, फिर हम दूसरे उदाहरण से भी समझ लेंगे। देखिए कह रहे हैं वो कि भगणैः ग्रहाणां स्वस्व भगणैः प्रत्यहं गतिः दैनन्दिनी गतिः अर्थात कल्पकुदनैः कल्पग्रह भगणाः तथा एकेन कुदनेन किम इति अनुपातेन या गतिः सा परिणामवशात् स्वस्व कक्षानुरोधात् भिन्ना अतुल्या भवति। अब क्या बोल रहे हैं वो कि ये क्यों होता है ऐसा, तो कह रहे हैं स्वस्व कक्षानुरोधात्, किसी की कक्षा बड़ी है किसी की कक्षा छोटी है, छोटी कक्षाओं के कारण, कक्षा के छोटे बड़े होने के कारण जो इनकी कलात्मिका गति है ये भिन्न होती है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि कक्षाओं की कल्पकुदनैः कल्पग्रह भगणाः, बोल रहे हैं कल्पकुदनैः कल्पग्रह भगणाः। ठीक, तो एकेन कुदनेन किम, अब ये कल्प ग्रह भगण बटे कल्प कुदिन। अब आप कहेंगे इसमें क्या अंतर हो गया, पिछले वाले अनुपात से अंतर है। क्या अंतर है, देखिए कल्प के कुदिन तो समान रहेंगे, सबके लिए नियत हैं, लेकिन कल्प में ग्रहों की भगण संख्या सबकी भिन्न भिन्न होगी। चंद्रमा जितने चक्कर लगाएगा उतने ही चक्कर सूर्य लगाएगा, ऐसा नहीं है। आपने देखा कि चंद्रमा तो जितने देर में सूर्य एक चक्कर लगाएगा उतने देर में तो चंद्रमा 13 चक्कर लगा देगा। इसलिए चंद्रमा के भगण की संख्या भिन्न होगी, सूर्य के भगण की संख्या भिन्न उससे कम होगी, शनि के भगण की संख्या उससे भी कम होगी। तो भगण की संख्या बदल जाएगी सबके लिए। भगण की संख्या बदलते ही जो तेषामपि ग्रहाणां स्वस्व कक्षा भिन्ना, सभी ग्रहों की कक्षाएं भिन्न भिन्न हैं। द्रष्टव्यम भूगोलाध्याये 30-31 श्लोक उस समय देखेंगे। तेन भगणानुपात सिद्धा कलात्मिका दिनगति अतुल्या, इसलिए भगण के अनुपात से जो हमने कलात्मिका दिनगति निकाली वो अतुल्य हो गई, बराबर नहीं रही, क्योंकि भगण की संख्या सबकी बदल जाएगी। तो किसी की तब इसकी, अब देख लीजिए भाई, मान लीजिए चंद्रमा के भगण हैं 20,000 और कल्प के दिन मान लीजिए होते हैं ये 20,000 के 20 लाख कर दीजिए और ये कर लीजिए 5,000। ठीक, ये चंद्र भगण मान लीजिए, चंद्र भगण, ठीक है ना। तो 5,000 दिन में अगर 20,000 चक्कर लगाता है, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 20,000 मान लीजिए, बुलाओ माँ को बुलाओ ना आपने, कि 5,000 दिनों में अगर 20,000 चक्कर लगाता है कौन, चंद्रमा। ठीक, तो इसका उत्तर क्या आएगा, एक दिन में 40, ये काट लीजिए। टाइम कितना हुआ है तो बता दो, इसीलिए तो बुला रहा था ना, हम टाइम नहीं देख पाएंगे ना। तो ये हो गया आपका 4, कितना है, ये कट गया, ये कट गया, यानी कि तो 5 चौके 20, तो एक दिन में यानी कि 4 चक्कर लगाया इसने। ठीक है, एक दिन में 4 चक्कर, तो 4 चक्कर बोल लीजिए, या 360 अंश के 4 कर लीजिए, तो उतने आपके अंश आ जाएंगे। तो 4 भगण मान लीजिए, चलिए सीधा कर लेते हैं कि चंद्रमा का तो एक दिन में 4 भगण हुआ, लेकिन सूर्य का जब आप करेंगे तो सूर्य का तो ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि सूर्य का मान लीजिए 5,000 भगण करता है वो 5,000 दिनों में, तो एक दिन में 1 भगण हुआ। अब देखिए, अब इसमें दोनों में अंतर आ गया। ठीक, तो इस प्रकार से जो भगणात्मिका गति है वो भिन्न हो जाती है। क्यों, क्योंकि उनकी क्योंकि कक्षानुरोध है ना। अब कक्षानुरोध है ना, उनकी भगणात्मिका गति भिन्न क्यों होती है, इस बात को कल हम करेंगे। और आज यहीं पर हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी। और मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि प्रश्नों को आप टिप्पणी में लिखें, ताकि मैं समझ सकूं कि आप कितना समझ रहे हैं इस विषय को। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। अब उसको डिलीट मत कर देना।